बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है पिछली वाले जो लेक्चर है उसके कंटिन्यूएशन में है। आपको मालूम है कि हम भी काफ़ी दिनों से जो है वो एंटीकोगुलेंट्स की जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो तमाम ड्रग्स जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अक्यूट अटैक में दी जा सकती हैं। इन एडिशन टू दैट ये ड्रग्स जो हैं वो और भी जो हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स हैं या वो तमाम कंडीशंस जिनके अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, अनयूजुअल क्लॉट्स बन जाते हैं, उनमें ये तमाम ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। पहले फिब्रिनोलाइटिक और एंटी थ्रोम्बिन ड्रग्स के हवाले से हम बात कर चुके हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के हवाले से। अब वो तमाम ड्रग्स हैं जो कि कोगुलेशन को स्टॉप कर रही होती हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं हम। एंटी कोगुलेशन जो है वो एंटी प्लेटलेट थेरेपी के साथ कॉन्जुगेशन में दी जा रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक मिलते जुलते या एक पूरा प्रोसेस है ना, प्लेटलेट की एग्रीगेशन भी होनी है, क्लॉटिंग कैस्केड ने भी चलना है, फिर उसके बाद क्लॉट का फॉर्मेशन भी होना है, फिब्रिन की मौजूदगी भी रहेगी। तो अगर आप अलग अलग टारगेट्स को अचीव करते हैं और कुछ ऐसी ड्रग्स दी जा सकती हैं जो कि अलग अलग टारगेट्स पे काम कर रही हों, तो और एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा हो, तो उसमें जो फायदा होता है वो ये होता है कि ड्रग्स जो है उनकी कम डोजेज इस्तेमाल की जा रही होती हैं। और वो फायदा ये करता है कि उसके नतीजे में एक ही ड्रग बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं जाती, तो वो अपना जो थेराप्यूटिक डोज रेंज है उससे बाहर नहीं निकलती, और उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज किया जा सकता है, इंटरैक्शंस को भी मिनिमाइज किया जा सकता है, और टॉक्सिसिटी से भी बचा जा सकता है। तो यूजुअली हम कंजंक्शन में दे रहे होते हैं, कम से कम जैसे 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, एंटी फिब्रिनोलाइटिक है, एंटी प्लेटलेट है और एंटी कोगुलेंट है। तो कम से कम 2 ग्रुप्स में से आप दवाएं दे रहे होते हैं एक साथ, ताकि जो है वो पेशेंट को जो है वो जो हमारा जो टारगेट है एंटी कोगुलेशन का या क्लॉट की डिसोल्यूशन का या मजीद क्लॉट ना बनने का, वो टारगेट अचीव हो सके। सो एंटीकोगुलेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो दे अपीयर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एम्बोलिज्म एज वेल। अच्छा, थ्रोम्बोसिस, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि थ्रोम्बोसिस इज बेसिकली एन एबनॉर्मल क्लॉट which has been formed inside otherwise completely normal blood vessel, and there is no bleeding that is taking place, और उसके बावजूद भी कोगुलेशन हो रही है, तो उसको जो है हम कोगुलेशन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब किसी भी ब्लड वेसल में जहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो या यहाँ जहाँ पे मूवमेंट ज्यादा हो, तो अगर थ्रोम्बस बन जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो थ्रोम्बस जो है वो वहां से डिटैच होता है और फिर वो किसी और जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो ऐसी जो कंडीशन है जिसमें थ्रोम्बस अपनी जगह से डिसलॉज हो जाए या थ्रोम्बस में से कोई छोटा सा पार्ट निकल के और वो कहीं और जाके अटैच हो जाए, तो दैट काइंड ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज एम्बोलिज्म, यानी मूविंग थ्रोम्बस। ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स देने का एक फायदा ये होता है कि आप एम्बोलिज्म के प्रोसेस से बच सकते हैं, यानी वो जो थ्रोम्बस है वो वहीं पे डाइल्यूट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, ताकि आपकी जो फर्दर जो उसमें से डिटैच होने के बाद जो मूविंग थ्रोम्बस है वो किसी और जगह जाके फंसेगा। और ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि वो लंग्स की जो छोटी सी जो बिल्कुल ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जाके फंस जाता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, उससे बचा जा सकेगा। अच्छा, म्यूरल थ्रोम्बस जो है वो यूजुअली ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट में कहीं पे भी ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे वो मेजर ब्लॉकेज नहीं कर रहा होता, साइड के ऊपर चिपका हुआ होता है। लाइक ब्लड वेसल में भी एक साइड पे चिपका हुआ होगा, या जो है हार्ट की जो वॉल है उसमें भी कहीं पे साइड पे चिपका हुआ होता है। तो वहां से जो है एम्बोलिज्म के चांसेस, क्योंकि उसके ऊपर से ब्लड मुस्तकिल मूव कर रहा होता है, तो उसमें से एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एंटीकोगुलेशन एजेंट्स जो हैं वो इस चीज को भी प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीज ड्रग्स आर वेरी प्रोन टू कॉज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो पूरा कोगुलेशन कैस्केड है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो दोनों ड्रग्स हैं लाइक एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं वो उसी जगह पे प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक रही होंगी जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है। ठीक है जी। उसके मुकाबले में फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स जो हैं वो जहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है वहीं पे जाके काम करेंगे। लेकिन ये जो आपका जो सर्कुलेटिंग पूरा जो ब्लड कोगुलेशन कैस्केड है ये उसको अफेक्ट कर रहा होता है। सो ऑब्वियसली इसमें जो है ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगेन इसके बावजूद भी इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी दिस इज बेसिकली द ड्रग ऑफ द चॉइस
फॉर मेनी ऑफ द कंडीशंस कि टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट आप इन्हीं ड्रग्स को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे जाके आप फिर स्विच ओवर कर दें, डोजेस आगे पीछे एडजस्ट कर दें, बट टू स्टार्ट विद दीज ड्रग्स आर वेरी कंपैटिबल फॉर दैट पर्पस। एंटीकोगुलेशन जो है वो जो अचीव होती है वो 3 मेजर मोड ऑफ एक्शन है जिनके ऊपर काम कर रही होती है। एक है एंटीथ्रोम्बिन 3, एक केमिकल कंपाउंड है, उसको पोटेंशिएट, उसके एक्शन को पोटेंशिएट करने के नतीजे में आपको एंटीकोगुलेशन मिल रही होती है। यूजुअली इस मकसद के लिए जो ड्रग्स हैं वो हेपरिन हो गई, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हो गए, फोंडापेरेनक्स हो गया, ये वो ड्रग है जो कि सिंथेटिक हेपरिन है। तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि यूजुअली एंटीथ्रोम्बिन 3 के एक्शन को पोटेंशिएट करती है। नाउ व्हाट एंटीथ्रोम्बिन 3 इज, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो बेसिकली एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, ऑलराइट, और इसके हैं 432 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। इसके अंदर 3 डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं जो मैंने एक जगह पे पढ़ा था। और आपको मालूम है बायोकेमिस्ट्री से, आपको मालूम होगा कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस की प्रेजेंस बेसिकली वो क्या कर रही होती है, वो आपको बता रही होती है कि जो टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का वो उसकी बेस पे आ रहा होता है। सो बेसिकली नंबर ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस और उनका होना और ना होना जो है वो फंक्शनैलिटी और जो फाइनल कन्फर्मेशनल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोटीन का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So antithrombin 3 is made up of 432 amino acids along with 3 disulfide bridges. अच्छा जी, इसके अलावा फिर जो important function है इसका वो ये है कि this binds to factor 2, 9 and 10 and inhibits the coagulation cascade. इसको समझाने के लिए मैं आगे आ जाती हूँ तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये पिक्चर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लॉटिंग कैस्केड है। आपको मालूम है कि क्लॉटिंग कैस्केड यूजुअली इट हैज 2 पाथवेज, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। अच्छा जी, इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अगर ब्लड वेसल को इंजरी हुई है, यानी ब्लड वेसल कट गई है या एंडोथीलियम थोड़ा सा डैमेज हो गया है जो कि यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हो रहा होता है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो यूजुअली आपका इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा है। एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर टिश्यू डैमेज हुई है उसके नतीजे में टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ है तो वो डायरेक्ट फैक्टर 7 को एक्टिवेट करता है, डायरेक्ट फैक्टर 9A जो है फैक्टर 7 जो है वो आके 10 को एक्टिवेट करता है एंड देन द थिंग्स गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं तो पहले 12 से 11 फैक्टर एक्टिवेट होता है, फैक्टर 11 से फिर 9 जो है अलॉन्ग विद फैक्टर 8 फिर वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 के ऊपर फिर फैक्टर 5 काम करता है, फैक्टर 5 काम करने के बाद प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है उसको। प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इज 2A। और अगर आप ये देखो कि 2 जगह पे 2 स्टेप्स पे यही 2A फर्दर जो है एक्टिवेशन के लिए एज अ को फैक्टर भी इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि मजीद जो प्रोटीन सर्कुलेशन में है वो दोबारा से जो है कोगुलेशन कैस्केड को एक्टिवेट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि फिब्रिनोजेन इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ थ्रोम्बिन दैट इज फैक्टर 2, फिब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन एंड अगेन इधर जो है वो फिब्रिन जो है जब वो बन जाता है तो इनकी क्रॉस ब्रिजिंग होती है और फिब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फैक्टर 13 यहाँ पे इसके साथ एज एंजाइम काम करता है और ये एक्टिवेशन होती है। अच्छा, अब यहीं पर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक काम जो हो रहा है और इसके अलावा वो ये हो रहा है कि इसको थोड़ा सा रेड से बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पे आप देखो कि ये जो जगह है ना, ये इस जगह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अच्छा, एंटीथ्रोम्बिन 3 की जैसे मैंने आपको बात की, आपको मैंने बताया कि ये फैक्टर 2 पे काम करता है, यानी ये थ्रोम्बिन के ऊपर काम करता है। उसके अलावा ये फैक्टर जो है वो 9 पे काम करता है और ये फैक्टर 10 पे काम करता है, ठीक है जी। ये इन जगहों पे काम करता है और 83 के नाम से जाना जाता है।
अब ये इन 3 जगहों पे जब ये काम करता है तो इसका एक्शन बहुत स्लो है। अब आएगा, आहिस्ता आहिस्ता से बाइंड करेगा थ्रोम्बिन के साथ या इन फैक्टर्स के साथ, और फिर इनको इनएक्टिव करेगा सो दैट इट कैन रेगुलेट दी क्लॉटिंग कैस्केड, और वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्लॉटिंग ना हो जाए उसके लिए। अब ये तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 थोड़ा थोड़ा काम करता है और उसके बाद हो जाता है। अच्छा, इसकी एक्टिवेशन के लिए बेसिकली कहा ही जाता है कि जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है, इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक जो है वो थ्रोम्बिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बिन बाइंडिंग साइट बेसिकली इट्स मतलब नाम है, लेकिन जितने भी क्लॉटिंग कैस्केड्स के साथ, क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है, उन सब के लिए वही से एक ही साइट है। अच्छा, इसकी जो दूसरी साइट है वो है हेपरिन बाइंडिंग साइट। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये यूजुअली एंटी थ्रोम्बिन 3 हेपरिन के साथ बाइंड करता है। हेपरिन इसकी जो बाइंडिंग की कैपेबिलिटी है उसको इनहेंस करता है, जिसके नतीजे में थ्रोम्बिन के साथ जो ये जो यानी आप समझ लो कि 83 और हेपरिन का कॉम्प्लेक्स बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन दिस कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक्टिवेट्स द बाइंडिंग, या इट्स ओपन्स द बाइंडिंग साइट ऑफ द थ्रोम्बिन। ये कॉम्प्लेक्स जाके थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करता है और उसके बाद फिर जो है वो थ्रोम्बिन को डीएक्टिवेट किया जाता है, और उसके नतीजे में जो है वो आगे का ये वाला जो प्रोसेस है ये रुक जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब दिमाग में ये बात आएगी कि भाई हेपरिन फिर कहाँ से आ रहा है। हेपरिन बेसिकली हमारे मास सेल्स में प्रोड्यूस होता है, इन द लंग्स, इन द लिवर एंड इन द सॉफ्ट टिश्यूज। अब वहाँ के जो मास सेल्स हैं वो हेपरिन थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस करते हैं, और वो हेपरिन जो है वो फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ इंटरेक्ट करता है और ये सारा एक्शन होता है। अब अगर से फॉर एग्जांपल हमको क्लॉटिंग करानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये इंट्रिंसिक हेपरिन तो जाहिर सी बात है वो माइक्रोमोल्स में प्रोड्यूस होता है, और जितनी जरूरत होती है उतना काम करता है, उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो यू कैन नॉट बेसिकली डिपेंड अपॉन द इंट्रिंसिक हेपरिन व्हेन यू नीड टू डिसॉल्व द क्लॉट, और यू नीड टू स्टॉप दैट होल प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। सो उसके लिए फिर आपको एक्सट्रिंसिक हेपरिन इंजेक्ट करना पड़ता है, और वो फिर जाके इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, और उसके नतीजे में जितने भी सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होते हैं उनकी डीएक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको मैं बताना चाह रही थी। लेट्स गो बैक टू आवर फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशिएशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3 की, तो उसमें आपको मैंने बता दिया कि बेसिकली क्या मैकेनिज्म चलता है। उसके बाद फिर आपके पास आते हैं विटामिन के एंटागोनिस्ट। अच्छा, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन के क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो आपकी जो कोआगुलेशन के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे लिवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अब जब वो लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वहां पे ऑब्वियसली किसी कोफैक्टर की भी जरूरत होती होगी, जो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू जो ये काम हो रहा है। एंड यू नो दैट विदाउट कोफैक्टर्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स डजंट सीम टू go quite well. So उसके लिए जो यहाँ पे जो आपकी जो क्लॉटिंग जो है कैस्केड है, उनमें जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके लिए विटामिन के काफी इंपॉर्टेंट है। और जो यूजुअल जो प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर विटामिन के यूजुअली उन जिनको को फैक्टर करता है जिनकी प्रोडक्शन को, उनमें अगेन फैक्टर 2 आता है, फैक्टर 9, 10 आता है, और साथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग फैक्टर 7 आता है। आगे चलेंगे जो हमारी जो विटामिन के एंटागोनिज्म का जो है उसमें मैंने कहीं लिखा भी है, आगे प्रेजेंटेशन में देखते हैं। लेकिन 2, 9, 10 तो कंफर्म है, 7 है या 8 है ये अभी हम आगे जाके कंफर्म कर लेते हैं। उस ग्रुप की जो ड्रग्स हैं वो है वारफेरिन, डाइक्यूमोरॉल, इनको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन एंटागोनिज्म, यानी ये ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली थ्रोम्बिन पे जाके बाइंड करती हैं और थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देती हैं, ताकि आपका जो मकसद है वो अचीव हो जाए। इसमें आ जाती हैं लेपेरुडिन और एर्गाट्रोबान। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आगे हमने की हैं, लेकिन ये बेसिक ड्रग्स हैं जो कि आप समझ लें कि ग्रुप में जो मेन ड्रग्स का आपको पता होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये ड्रग्स हैं: हेपरिन, फोंडापेरिनक्स, वारफेरिन, डाइक्यूमोरॉल, लिपेरुडिन एंड एर्गाट्रोबान। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जी पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स कौन से होते हैं और ओरल एंटीकोगुलेंट्स कौन से होते हैं।
तो पेरेंटल में आपके पास हेपरिन आ जाती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आ जाती है। ये उसी की लोअर फॉर्म है, क्योंकि जो हमारी जो ओरिजिनल जो ह्यूमन डिराइव्ड हेपरिन है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसको जो है हम यूजुअली जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे होते हैं, और काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो उसकी जगह पर उसी की बेसिस को रखते हुए लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स बनाए जाते हैं, जो कि इनोक्सापेरिन है, डेल्टापेरिन है, और ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं। आगे अभी हम बात करते हैं। सिंथेटिक हेपेटिक हेपेरिन डेरिवेटिव है फोंडापेरिन एक्स। ये सिंथेटिक फॉर्म है हेपेरिन का, ठीक है। यानी बेसिकली इसमें किसी भी किस्म का नेचुरल जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद फिर थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स बताए थे, लेपिरोडिन, बिवाल्यूरिडीन वगैरह ये तमाम ड्रग्स जो हैं ये अगेन पेरेंटल में आती हैं, आपको इनको इंजेक्ट करना पड़ा होता है। ओरल एंटीकोगुलेंट्स में काउमेरिन डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, वारफेरिन एंड डाइक्यूमेरॉल वगैरह। ये पिक्चर मैंने आपको बता दी, इसमें जो बेसिक चीजें हैं डिस्कस कर ली हैं। आगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी विल कम बैक टू दिस पिक्चर अगेन एंड अगेन। ऑलराइट जी, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एंटी थ्रोम्बिन 3 के जो पोटेंशिएटर्स हैं। उसमें आपके पास है, जैसे हमने बात की थी, हेपरिन। सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो वही है। प्रिंसिपल एंटी थ्रोम्बिन ड्रग करंटली यूज्ड इन दी अक्यूट सिंड्रोम्स। ये उसकी बात हो रही है जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन बना रहे होते हैं। इसके बाद फिर ये है कि इंक्रीज इट्स इनहिबिटरी इफेक्ट, जो कि हम बात कर चुके हैं पहले ही। ऑलमोस्ट इनमें से तमाम चीजें हमने बात कर ली हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 का जो कॉम्प्लेक्स है वो थ्रोम्बस के साथ जो थ्रोम्बिन बाउंड हुआ है ये उसको इनहिबिट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा क्लॉट बना हुआ है और उस क्लॉट के ऊपर ऑब्वियसली थ्रोम्बिन अटैच्ड है और वो कंटिन्यूसली जो है वो फिब्रिन थ्रेड्स बनवाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंटी थ्रोम्बिन 3 और हेपरिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो थ्रोम्बस बाउंड थ्रोम्बिन के साथ अटैच नहीं होता। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि फिर हमें कोई ऐसी ड्रग देनी होगी जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करे। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर हम यूं कोशिश करेंगे कि फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स दिए जाएं, ताकि वो पोर्शन जो है वो इस तरह से वहां से जो है वो डिसॉल्व हो सके। डायरेक्टली मजीद जो थ्रोम्बस है उसके बनने के चांसेस हम हेपरिन देने से इस तरह कम कर सकते हैं कि जितना सर्कुलेटिंग थ्रोम्बिन होगा वो इनएक्टिव हो चुका होगा, और मजीद जो थ्रोम्बस की साइज का जो इंक्रीज है वो रुक जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद फिर जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चूंकि ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करवाता है, वजह उसकी यही है कि ये तकरीबन पूरा जो जितना भी सर्कुलेटिंग आपका जो होता है क्या कहना चाहिए जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है। तो उसके बाद अगर इनकेस खुदा ना खासा किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग को रोकना काफी जरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसकी कंटिन्यूसली डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और लैब में जो है वो आप कंटिन्यूसली इनके जो ब्लड के जो टेस्ट होते हैं पीटी एपीटीटी वगैरह वो करते रहना पड़ रहा होता है। क्यों? अच्छा, एक और बात ये कि हेपरिन क्योंकि आईवी देनी है और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, तो यूजुअली ये ओपीडी सेटिंग में सजेस्ट नहीं की जा रही होती। ये भी चीज एक दिमाग में रखने की जरूरत है। अच्छा, फिर जैसे हमने बताया कि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अनस्टेबल एंजाइना या एमआई के अंदर जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उस टाइम पे ये ड्रग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट समझी जाती है और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रही होती है। इसके अलावा जो कुछ ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती हैं वो हीरोडिन सिंथेटिक डेरिवेटिव है हीरोलॉग का, और एर्गाट्रोबान, ये इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये ड्रग्स हैं, इनकी एडवांटेज क्या है कि
जो हेपरिन का जो अगर से फॉर एग्जांपल हम जब दे रहे होते हैं तो एपीटीटी जो है वो बहुत अनस्टेबल रहता है, कभी वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। इसके मुकाबले में ये जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन के ऊपर जो जाके ड्रग्स एक्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बिन मीन्स थ्रोम्बिन, इट कुड बी अ ब्लड थ्रोम्बस बाउंड थ्रोम्बिन और इट कुड बी दी सर्कुलेटिंग थ्रोम्बिन। तो बेसिकली ये दोनों जगह पे काम कर रही होती हैं, तो काफी स्टेबल रहता है इनकी वजह से एपीटीटी। दूसरी ये है कि लेबोरेटरी मॉनिटरिंग की कम जरूरत पड़ती है, एफिकेसी जरा बेहतर होती है हेपरिन के मुकाबले में, एंड एसोसिएटेड मेनली बाय द कैपेसिटी टू इनहिबिट क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूंकि ये क्लॉट बाउंड थ्रोम्बिन पे भी काम कर रही होती हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी के हवाले से अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब ये हम बात करें हेपरिन की। जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन हेपरिन होता है जो कि ह्यूमन हेपरिन है, जिसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया है, वो स्टैंडर्ड अनफ्रैक्शनड हेपरिन कहलाता है। ठीक है जी। तो अब ये जो है मास्ट सेल्स ऑफ लंग्स, इंटेस्टाइन एंड लिवर, आई एम सॉरी मैंने उसमें शायद कुछ और बोल दिया था, इंटेस्टिनल म्यूकोजा है सॉफ्ट टिश्यू की जगह, एंड प्लस लंग्स एंड लिवर प्रोड्यूस करता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि हेपरिन की एक्टिविटी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि वो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड नहीं करेगा। आईवी इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, अदरवाइज इसकी बायोअवेलेबिलिटी नहीं है। इट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा, दैट्स अ रिलीफ कि ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती है, ब्रेन के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो ब्लड थिनिंग के नतीजे में ब्लीडिंग वगैरह नहीं कॉज कराता, डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं देता। ऑब्वियसली अगर पूरे ब्लड का जो ब्लड है वो मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है तो इन द लॉन्ग रन अफेक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्टली ड्रग जो है वो ब्रेन में जाके कोई काम नहीं कर रही होती। दूसरा ये कि प्लेसेंटा में नहीं जाती है, तो जो आपका जो प्रेगनेंसी के अंदर जो फीटल ब्लड है वो अफेक्ट नहीं होता। ये एक रिलीफ है। ठीक है जी। इसी वजह से इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनमें बर्थ डिफेक्ट्स के हवाले से कुछ नहीं मिला है अभी तक कि ये किसी किस्म की कोई इस तरह की एबनॉर्मैलिटीज भी कॉज करती है। आगे ड्रग्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे जो कि टेरेट्रोजेनिक भी हैं, अबॉर्शंस भी कॉज करती हैं, एंड मतलब दे आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी एट ऑल। एक्सक्रीशन जो है वो इसकी यूरिन से होती है, 1 to 4 आवर्स का हाफ लाइफ है इसका। 1000 या 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml जो है वो इसकी है डोज है, जो कि 5 ml के वाइल होता है, तो उसमें से कैलकुलेट करके निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर अवॉइड पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, ये एक मसला क्या है कि पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से ये भी जो हेपरिन है इसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी है, आगे एडवर्स इफेक्ट्स में पड़ेंगे। तो अगर एक या दो ड्रग्स जो कि हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती हैं एक साथ दी जाएंगी तो उसकी वजह से पेशेंट उसको इतना इजीली हैंडल नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा ख्याल करने की जरूरत है उसमें। एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लीडिंग कॉज करता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब एंटीकोगुलेंट है तो ब्लीडिंग इसका मेजर एंड फॉरमोस्ट एडवर्स इफेक्ट होगा। अच्छा, एक और जो चीज है वो ये कि अगर इसको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका एंटीडोट क्या है, प्रोटामीन सल्फेट है, 1 मिलीग्राम IV फॉर ईच 100 यूनिट्स ऑफ हेपरिन। अब आपने जितने भी हेपरिन के यूनिट्स दिए हैं उनके हिसाब से फिर आपको जो है वो प्रोटामीन सल्फेट देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है ना थ्रोम्बोसिस, ये बेसिकली किस तरह से हो रहा है कि हेपरिन जो है वो इंट्रिंसिक एंटीथ्रोम्बिन 3 को कम कर रही है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हेपरिन जो है वो बाइंड हो जाती है एंटीथ्रोम्बिन 3 से, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जब सारी एक तरफ बाउंड हो जाती है, वो काम होने लगता है, तो जो रिमेनिंग बच जाता है उससे थ्रोम्बोसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो भी सकता है। तो थ्रोम्बस जो है वो एक साइड पे बहुत सारा बाउंड हो मतलब थ्रोम्बिन जो है वो एक साइड पे बहुत सारा बाउंड हो जाएगा, तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया HIT कहलाता है। ये काफी तकलीफदेह प्रॉब्लम है और लाइफ थ्रेटनिंग जो है एडवर्स इफेक्ट है हेपरिन का। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो जाती है ज्यादा, और प्लेटलेट एग्रीगेट करते हैं और थ्रोम्बिक एक जगह पे जमा हो जाते हैं।
थ्रोम्बस बन जाता है। सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस बढ़ा हुआ होता है। इसके नतीजे में जो है, अच्छा ये हो क्यों रहा है, बेसिकली दो फॉर्म्स हैं HIT की, यानी हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की दो सब टाइप्स हैं, HIT1 एंड HIT2। HIT1 का क्या काम है कि ये नॉन इम्यून है, पहले 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट के ये शुरू हो जाता है प्रोसेस, और जो है वो थ्रोम्बोसिस के मतलब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं HIT के, ठीक है। लेकिन जो HIT2 है वो इम्यून रिस्पॉन्स है, उसमें हो क्या रहा है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आपका जो सिम्टम्स हैं वो 4 से 10 दिन, यानी आपने हेपरिन का ट्रीटमेंट शुरू किया, उसके 4 से 10 दिन के अंदर जाके लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हो क्या रहा है कि आपके पास हेपरिन जो है वो प्लेटलेट फैक्टर के साथ जाके बाउंड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अ प्लेटलेट फैक्टर। प्लेटलेट फैक्टर इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियम। इसका काम क्या है बेसिकली कि जो आपका जो इंट्रिंसिक हेपरिन होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, ताकि जो थ्रोम्बोसिस का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहे। अच्छा, अब होता क्या है कि ये हेपरिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हेपरिन को बाउंड कर लेता है। तो हेपरिन को बाउंड करने के नतीजे में क्या बन जाता है, हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी कभी इस कॉम्बिनेशन को अगर ये ज्यादा देर ब्लड में रह जाए तो इसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। अब ये जो ऑटो एंटीबॉडीज की जनरेशन है ये काम खराब करता है, यानी अगर तो हेपरिन मौजूद नहीं है, प्लेटलेट फैक्टर फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आपने हेपरिन बॉडी में डाला, प्लेटलेट फैक्टर के साथ उसका जाके कॉम्बिनेशन बना, आपकी एंटीबॉडीज जो है, ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और उसके नतीजे में ये होता है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है बेसिकली, और उसकी वजह से IgG मीडिएटेड रिएक्शन शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, दैट कैन बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, ये जो चीज है हेपरिन का जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है कि जो स्टैंडर्ड अनफ्रैक्शनड हेपरिन है, ये उससे रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा आता है, लेकिन इसके मुकाबले में इसका इंसिडेंस जो है वो जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है उसमें कम है, लेकिन फिर भी इट शुड बी अवॉइडेड कि आप ऐसे पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी नहीं देंगे, ऑल्टरनेटिव्स पे चले जाएंगे, फोंडापेरिनेक्स दे दें या कोई भी और ड्रग्स दे दें, लेकिन आपने हेपरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इस्तेमाल नहीं करनी है अगर एक पेशेंट जिसके बारे में नोन है कि वो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट है तो, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लाइफ थ्रेटनिंग इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा फिर इसके बाद जो एक और जो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है जो हेपरिन के यूज से होता है वह ऑस्टियोपोरोसिस का। अच्छा, नाउ ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो रहा है कि बेसिकली आपको मालूम है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी या बोन रिजॉर्बिंग एक्टिविटी जो है वो बॉडी में बढ़ जाती है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ते हैं, बोन में जो स्टोर्ड कैल्शियम लेवल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब आपका मसला ये होता है कि इसकी वजह से कम हो जाने के नतीजे में होता ये है कि बोन्स जो हैं वो नरम पड़ जाती हैं और जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब ये तो एक नॉर्मल बात हो गई कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। हेपरिन इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये है कि बेसिकली जो 2-3 जगह पे आर्टिकल में मैंने पढ़ा तो उसमें ये मिला मुझे कि जो मेजर जो एक्शन है वो नोन नहीं है, ठीक है। तो होता यह है कि इसमें यहाँ तक तो बोला है कि इन्होंने कि मोड ऑफ एक्शन, जो एग्जैक्ट मोड ऑफ एक्शन है वो नोन नहीं है, लेकिन जो प्रोपोज्ड मोड ऑफ एक्शन है वो 2 बताए। एक तो ये बताया है कि जी इंडिविजुअली या तो हेपरिन जो है वो बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, जो स्टोर्ड बोन में जो कैल्शियम और फॉस्फेट है वो निकल के सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और फिर इस तरह से जो है वो बोन जो है वो पोरस हो जाती है। दूसरी एक्टिविटी उन्होंने ये
बताई है कि या तो फिर ये होता है या दूसरा तरीका ये है कि पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ती है हेपरिन की वजह से, जिसके नतीजे में ऑल टुगेदर वही जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन वट एवर, एंड रिजल्ट दोनों में जो है वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस ही निकलता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग मतलब काफी तकलीफदेह हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके नतीजे में ये होता है कि पेशेंट किसी भी टाइम पे फ्रैक्चर होकर बेड रिडन हो सकता है, जो कि मजीद यानी जो सिचुएशन है उसको मजीद समझें कि और ज्यादा खराब करने के तरफ चला जाता है। लेके हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया क्यों होता है? यू नो दैट के ब्लड के अंदर पोटेशियम के जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। यूजुअली आपको मालूम है कि पोटेशियम लेवल्स का बढ़ने का मतलब क्या है कि किसी भी वजह से अगर किडनी के से रिलेट कर रहे हैं, आपने डाइट में नहीं पोटेशियम लिया है, तो अगर किडनी के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है और पोटेशियम जो है वो रुक रही है बॉडी के अंदर। ऑब्वियसली जब वो रुकेगी तो वो सर्कुलेशन में भी आएगी। कहानी इसके पीछे की ये है कि हेपरिन हैज समथिंग टू डू विद दिस, कि हेपरिन इंड्यूस हाइपरकैलीमिया में हो क्या रहा है बेसिकली कि ये जाके बाइंड कर रहा है एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ इन द किडनीज। ठीक है जी, वहां पे जाके जब बाइंड करता है तो जो सॉल्ट रिटेंशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और उसके नतीजे में जैसी सॉल्ट रिटेंशन रुकती है पोटेशियम ऑब्वियसली सीक्रेट नहीं होगा, सोडियम वापस जाता है तो पोटेशियम सीक्रेट होता है। तो जब वो नहीं हो रहा, सोडियम जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर, तो पोटेशियम बॉडी के अंदर रुकना शुरू हो जाता है। दूसरा काम जो ये करता है, खाली एक दफा नहीं है कि खाली जो है वो रिसेप्टर्स को बंद कर दिया और उसके नतीजे में ये तमाम चीजें हो गई। उसके अलावा एडिशनली वो ये करता है कि जो एल्डोस्टेरोन का जो प्रोसेस है यानी एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन और एंजियोटेंसिन 2 का जाके बाउंड करना टू द एल्डोस्टेरोन सीक्रेटिंग सेल्स, वो खत्म हो जाता है। नेट रिजल्ट उसका भी यही निकलता है कि एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन कम हो जाती है। पहले तो जितना एल्डोस्टेरोन मौजूद है वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता और जो नया जो है वो बन नहीं पाता, तो एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है। नेट रिजल्ट निकलता है सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट होता है, यानी सोडियम एक्सक्रीट होता है, पोटेशियम जो है वो रुकता है। एक और जो चीज पता चली है वो ये कि अगर लॉन्ग टर्म हेपरिन का ट्रीटमेंट किया जा रहा हो तो एड्रीनल ग्लैंड में जो जोना ग्लोमेरुलोसा है बेसिकली दैट इज फिक्स्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, उसके लेवल्स कम होते हुए नजर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो है वो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट भी है जोना ग्लोमेरुलोसा पे टू द सेल्स विच are exclusively bound to produce aldosterone। तो अगेन उसके नतीजे में भी आपको जो एल्डोस्टेरोन कम मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली तो पोटेशियम बढ़ता जाएगा और सोडियम जो है वो कम होता चला जाएगा। फिर हाइपर सेंसिटिविटी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर रहा है। नेट रिजल्ट जो है उसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकता है ये। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं हेपरिन की, तो ब्लीडिंग, सिवियर हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसमें आपने नहीं देना है क्योंकि एचआईटी अगेन वो भी इसी से रिलेटेड है। परप्यूरा अगर हो रहा है, ऐसी तमाम सिचुएशन जिसमें छोटी छोटी सी ब्लीडिंग बॉडी में कहीं पे भी होने के चांसेस हैं, वो यूजुअली जो है वो प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं, तो उसको आपने देखना है और उन कंडीशंस में हेपरिन नहीं दी जाएगी। इंट्राक्रेनियल हेमरेज अगर हुआ है या प्रीवियस हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर थिनर ब्लड है तो वो वहां गया तो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग आप नहीं रोक सकेंगे अगर आपके पास ब्लड थिन हुआ है। तो अगर कोई रीसेंट सर्जरी हुई तो ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि उस टाइम पे जब ब्लीडिंग हुई मतलब सर्जरी हुई है तो जैसे मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि ब्लड वेसल्स चूंकि रीग्रो कर रही होती हैं, तो उस टाइम पे अगर आपके प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट नहीं करेंगे या क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सिवियर मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि पेशेंट को जो है वो बहुत परेशानी में ले जा सकती है। तो ये देखना है, अगर हेपरिन की हाइपर सेंसिटिविटी नोन है फिर आप नहीं देंगे। ट्यूबरक्यूलोसिस अगर है तो कहा यह जाता है कि जो सिवियर एक्टिव टीबी है उसके अंदर हेमोप्टाइसिस आता है। ठीक है, हेमोप्टाइसिस का मतलब है कि ब्लड आ रहा है इन द स्प्यूटम। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो चूंकि ब्लड वेसल्स एरोड हुई हैं और इसकी वजह से ब्लड निकल रहा है और स्प्यूटम में आ रहा है, तो अगर आपने ये ट्रीटमेंट दे रखी है हेपरिन की तो पल्मोनरी ब्लीडिंग हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसलिए नहीं कि जो है वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, बल्कि इसलिए कि वो ब्लड जो है वो आपके
एल्वुलाई में भर जाएगा और उसके नतीजे में ब्रीदिंग नहीं कर सकेगा पेशेंट। ठीक है जी, तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स, ऑब्वियसली यू नो, अल्सर्स जो है वो ब्लीड करते हैं, तो वो जीआई के अंदर जो है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग दैट विल बी वेरी लाइफ थ्रेटनिंग अगेन। हेपेटिक एंड रीनल डिजीजेस जो हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे प्रेशर आ रहा होता है, किसी भी किस्म का अगर प्रेशर आ रहा है, तो मतलब से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हेपेटिक, तो हेपेटिक डिजीज के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन आता है। दैट हाइपरटेंशन बेसिकली लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ माइनर ब्लड वेसल्स। अगेन वहां पे अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट जो है वो दुनिया से जा सकता है। रीनल डिजीज का क्या प्रॉब्लम है कि चूंकि उसके नतीजे में वाटर रिटेंशन हो रही होगी, तो वो वाटर रिटेंशन क्या करेगी कि उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो जाके जो तमाम जो छोटी छोटी वेसल्स हैं ब्रेन से लेके फुट तक कहीं पे भी जाके ब्लीडिंग कराएगा, वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके नतीजे में जो है वो पेशेंट की लाइफ जो है वो खतरे में जा सकती है। डिजॉक्सिन का इंटरेक्शन है, और वो किस तरह से है कि अगर पेशेंट को हार्ट किसी भी रीजन की वजह से डिजॉक्सिन या डिजिटालिस वगैरह दिए जा रहे हैं, तो आप उसके कंडीशन में नहीं देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 90% के करीब हेपरिन इज बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अच्छा, डिजॉक्सिन क्या करता है, उसको उसकी उस बाउंडेड प्लेस से डिस्प्लेस करता है, जिस डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में फ्री सर्कुलेटिंग हेपरिन बढ़ जाता है, जो कि आपको मालूम है किसी भी ड्रग की हम यूजुअली ड्रग इस तरह से दे रहे होते हैं कि उसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसको छोड़ के जो फ्री जो ड्रग है वो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स शो कर रही होती है। अब अगर आपको मालूम है कि पेशेंट जो है वो मतलब 90% बाउंड है, तो आप उस हिसाब से डोज देंगे। अगर तो डिजिटालिस दे दिया और उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो अगर डबल भी हो गया डोज जो सर्कुलेटिंग हेपरिन का, फ्री हेपरिन का, ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इसको हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।